स्टूडेंट्स, आज हम साइनोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। साइनोफाइटा जिसे हम मिक्सोफाइसी क्लास के नाम से भी जानते हैं, अकेला ऐसा ग्रुप है जिसके सारे मेंबर्स प्रोकैरियोट्स हैं और ये अकेला ऐसा मेंबर है जो प्रोकैरियोट होने के बाद भी फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। बाकी कोई भी ऐसे प्रोकैरियोट्स नहीं हैं जो ऑटोट्रॉफिक हो और ऑक्सीजन भी इवॉल्व करते हैं। चूँकि ये प्रोकैरियोट्स है और इनका दूसरा नाम साइनो से ब्लू ग्रीन एल्गी की ब्लू ग्रीन कलर की वजह से पड़ा है। ब्लू ग्रीन कलर है इसलिए इसका नाम साइनो पड़ा है। चूंकि प्रोकैरियोट्स हैं और बहुत सारे जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो हमेशा प्रोकैरियोट ही होते हैं। कुछ आर्की बैक्टीरिया को छोड़ करके यू बैक्टीरिया है वो सब प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए इन्हें आजकल साइनो बैक्टीरिया करके भी इन्हें ग्रुप किया जाता है। लेकिन मिक्सो माने कि जो ज़्यादा म्यूसिलस प्रोड्यूस करते हों और बहुत ट्रू ना हो, इसी वजह से मिक्सोफाइसी इन्हें कहा गया था। लेकिन अब इन्हें आजकल हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया हो या साइनोफाइटा, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी हो, इन सब का एक ही कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर क्या है? वो नंबर 1 कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने पढ़ रखा है इंटरमीडिएट में। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब सीधा सा सिंपल सा है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल, जिसमें कि मेम्ब्रेन पाई जाती हो। तो इसलिए हमें प्रोकैरियोट को सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो भी मिलते हैं वो सब के सब ऑल आर डिवॉइड ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। तो वही वाले सेल स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसमें कि यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन, दे आर नॉट सराउंडेड एंटायरली बाई एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम इसमें मिलेगा, बाकी कोई भी सेल ऑर्गेनेल विच इज सराउंडेड बाई ए यूनिट मेम्ब्रेन वो नहीं मिलेगा। तो पहला कैरेक्टर तो ये हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा है कि मच और कॉपियस प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिलेज जरूर प्रोड्यूस होगा। ये जहां भी आप इनके ग्रोथ को देखेंगे ये सब म्यूसिलेज प्रोड्यूस करते हैं। आप कहीं भी जाएं जहां पर रेनी सीजन में आपको डार्क ग्रीन पैच या ब्लूइश ग्रीन पैच दिखाई दे, तो वहां पर आपको एक प्रकार की स्लाइमी टच दिखाई देगा या चिकनाई दिखाई देगी, महसूस होगी। तो वो इस वजह से है क्योंकि म्यूसिलेज है और म्यूसिलेज प्रोड्यूस होता है। तो पहला है प्रोकैरियोटिक यानी लो लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिलेज।
तीसरा है कि कोई भी चलने वाला सेल नहीं है, नो मोटाइल सेल फाउंड। पूरा ग्रुप ऐसा है जिसमें कि कोई भी चलने वाले सेल नहीं है, इवन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो भी विदाउट, दे आर नॉन मोटाइल। ऐसा ही एक ग्रुप और है जिसमें ऐसा होता है, जिसे हम रेड एल्गी या रोडोफाइसी बोलते हैं, या रोडोफाइटा। तो जो रोडोफाइटा ग्रुप है वो भी दैट ग्रुप इज ऑल्सो डिवाइड ऑफ मोटाइल सेल्स। चौथा है, अब हमने आपको पहले जब एल्गी पढ़ाई थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि सेलुलर कंस्ट्रक्शन कैसा है, पिगमेंट कैसा है, रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है, फ्लैजिला है कि नहीं है, रिप्रोडक्शन कैसा है, सेल वॉल कैसा है। यही सारे कैरेक्टरिस्टिक किस जो है टैक्सोनॉमिक नेचर के होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एल्गी होगी उसमें ए जरूर होगा। अब उसके बाद बी सी डी ई हो या ना हो, तो इसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है और एक स्पेशल टाइप के फाइको पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम फाइकोबिलिन्स कहते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, सी फाइको एरिथ्रिन एंड सी फाइको साइनिन। साइनिन को कॉपर से लिया गया है इसलिए ब्लू कलर का होगा। एरिथ्रिन को एरिथ्रोसाइट्स की वजह से लिया गया है इसलिए ये रेड कलर का होगा। यही ब्लू, चूंकि फाइकोसाइनिन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इनका कलर क्या हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है ग्रीन पर, इसलिए ब्लूइश ग्रीन कलर हो जाता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स मिलते हैं जो कि स्पेशल टाइप के होता है, मिक्सो ज़ैंथोफिल। इन दो फाइको एरिथ्रिन के साथ साथ एक तीसरा भी फाइकोबिलिन्स होता है, उसे हम कहते हैं एलो फाइको साइनिन। तो ये इसका पिगमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। पांचवा रिजर्व फूड मटेरियल जो है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ये प्रोटीनेशियस है, प्लस स्टार्च होता है जो स्पेशल टाइप का होता है इसलिए उसे मिक्सोफाइसियन स्टार्च बोलते हैं। ये रिजर्व फूड मटेरियल है। ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं, वो कॉलोनियल होते हैं यानी उनमें आपस में एक शरीर बनाने जैसा कोई संबंध नहीं होता है, वो केवल एग्रीगेशन के रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए म्यूसिलेज जब बहुत ज़्यादा होता है तो सेल आपस में एग्रीगेटेड अवस्था में होते हैं जिसे हम कॉलोनी बोल देते हैं। और भी कैरेक्टर है जैसे जो इसे बैक्टीरिया के बराबर पहुंचा, जैसे प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इन सम ऑफ द मेंबर्स, सब में नहीं मिलता है, कुछ मेंबर्स में मिलता है। स्प्लाइस सेल नोन एज हेट्रोसिस्ट, ये हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिनका कि मेन काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम इनका मेन है। तो ये हेट्रोसिस्ट
सिर्फ इसी ग्रुप में पाए जाते हैं। फिर अभी तक कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कुछ केसेस मिले हुए हैं कि जो कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत जेनेटिक ट्रांसफर हो सकता है बैक्टीरिया की तरीके से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि देयर मस्ट बी टू काइंड ऑफ सेक्स प्रेजेंट। तो टू काइंड ऑफ सेक्स यानी मेल और फीमेल ऐसा कुछ इसमें नहीं पाया जाता है। जितना भी रिप्रोडक्शन है वो सब एसेक्सुअल टाइप का है। तो ये कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे साइनोफाइटा के, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ड्यू टू देयर एफिनिटी विद बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया के लिए एफिनिटी शो करते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए शो करते हैं। अब इनका हैबिटेट अगर हम देखें, हैबिटेट, तो ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, पूरे वर्ल्ड में करीब 2500 स्पीशीज़ है जो 1500 जेनरा में कवर होती है। ठीक है, बाकी ये क्या है, जो मेनली दे आर एक्वेटिक, लेकिन सम ऑफ देम ऑल्सो फाउंड इन ऑन दी सरफेस, यानी लैंड पर भी मिलते हैं। ड्राई, थोड़े से ड्राई और वेट, थोड़ा सा कि थोड़ा थोड़ा ड्राई हो उस जगह पे, यानी जिसे हम डैम प्लेसेस कहते हैं, उसे मिलते हैं। तो टेरेस्ट्रियल भी होता है, और टेरेस्ट्रियल के बाद भी कुछ होते हैं, ऊपर आने के बाद एरियल भी होते हैं। एरियल का मतलब है किसी ट्री की बार्क पर मिलना। एरियल का मतलब है ट्री बार्क में मिलता है या वॉल पर मिलना, किसी वेट या डैम्प प्लेस की वॉल है जो पानी में नहीं डूबा है तब भी उस पर मिलना। टेरेस्ट्रियल में क्या है कि डैम सरफेस पर ये ऊपर की तरफ एक कॉलोनी बनाते हैं। तो जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें ये, जैसे मान लीजिए स्पेस है ये, तो स्पॉट्स की तरीके से या कहीं कुछ पैचेस मिलेंगे। ये सरफेस के ऊपर होता है, कोई भी नम मिट्टी हो उसके ऊपर छायादार जगह पर, जहाँ पर बहुत तेज सनलाइट ना हो, वहाँ पर पैचेस के रूप में मिलते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल होता है। एक्वेटिक पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं हमेशा, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मैरीन। तो मेजॉरिटी फ्रेश वाटर होती है, लेकिन कुछ मैरीन्स भी होती हैं, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल वो है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम एक यूनिसेलुलर साइनोफाइसी का मेंबर है जो मेरीन है और रेड कलर शो करता है, यानी इसमें सी फाइकोएरिथ्रिन ज़्यादा है, रेड कलर शो करता है, यूनिसेलुलर है, इसलिए जो रेड सी का रेड कलर है वो इसके द्वारा है। रेड सी पाया जाता है, आप जानते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन में, तो उसमें ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम का योगदान है, जो उस कलर सी को वो रेड कलर इम्पार्ट करता है। तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम इज द स्पीशीज मेनली फाउंड इन रेड सी।
दूसरे जो फ्रेश वाटर में होते हैं उनमें एक खास बात ये भी होती है, देखिए यहाँ रेड सी अगर है, अगर रेड सी है तो रेड सी में बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कैसे हो जाता है, कभी कभी जो टेम्परेट स्पीशीज हैं उनमें तो समर्स में यानी थोड़ा सा गर्मी हो जाए, और जो ट्रॉपिकल स्पीशीज हैं यानी जो खुद ही गर्म प्रदेश में पाई जाती हैं उनमें कभी भी एनी टाइम एकदम से इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है रातों रात। यानी अगर आप किसी वाटर बॉडी को देख रहे हैं और वहां आपने देखा आज शाम को कुछ नहीं था, कल सुबह आपको देखा कि पूरा का पूरा पानी का रंग बदल गया या उसमें कोई ग्रोथ आ गई, तो वो उसे हम कहते हैं सडन अपीयरेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन एनी वाटर बॉडी इज नोन एज वाटर ब्लूम। तो वाटर ब्लूम ये है कि इनमें एकदम से संख्या में वृद्धि हो जाती है और ये सतह पर आ जाते हैं, यानी प्लैंक्टोनिक होगा और सतह पे आ जाते हैं। उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो रीजन हो कि बहुत फास्ट तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, जो कि किससे होता है, नॉर्मली बाइनरी फिशन से। दूसरा इसमें योगदान है गैस वैक्यूल्स का। जो गैस वैक्यूल्स हैं ये एकदम से रातों रात बन जाती हैं, तो जो प्लैंक्टोनिक या जो माइक्रो मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो नीचे सबमर्ज्ड अवस्था में थे पानी में, वो एकदम से वैक्यूल बनने के कारण ऊपर आकर के तैरने लगते हैं। तो जब ये घटना एकदम से होती है कि बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू buoyancy they start floating on the surface of the water body, या they abruptly increase the rate of their asexual reproduction by binary fission, which results in the large amount of number of members। तो हम इस प्रकार से वाटर ब्लूम को हम देख सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता है और हो जाता है। उसमें यह हो सकता है कि हाँ कभी नाइट्रोजन की जो है अधिकता या कमी हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन पानी में बढ़ जाए या घट जाए, या जो सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी एकदम से घट जाए या बढ़ जाए, तो उस अवस्था में वाटर ब्लूम होते हैं। तो हमने देखा कि फ्रेश वाटर भी है और मैरीन भी है, टेरेस्ट्रियल भी है और एरियल भी है। इसके अलावा कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। कुछ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, यानी जैसे हाई टेम्परेचर में है या हाई सैलिनिटी में है। हाई के साथ हो सकता है लो टेम्परेचर भी हो, जैसे इसमें ऑस्लेटोरिया है, या इसमें हैप्लोसाइफॉन है। तो ऐसी जगहों पर भी ये मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रोकैरियोटिक नेचर ऑफ सेल एंड द कॉपियस प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिलेज। बहुत सारे इनके मेंबर्स होते हैं जो स्कम की तरह मिलते हैं। दे आर फाउंड एज स्कम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, यानी जहां पर पानी रुका हुआ है वहां पर ये गंदगी के रूप में
ऊपर फ्लोट करते हुए मिलते हैं। तो आपने देखा होगा नाली वगैरह में कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई देती है, डार्क ब्लूइश ग्रीन कलर की, वो इसी की होती है जो उस पर तैरते रहते हैं। अब तैरते इसलिए रहते हैं क्योंकि जिस सबस्ट्रेटम पर ये ग्रो करते हैं अटैच्ड अवस्था में, वो सबस्ट्रेटम ही टूटकर ऊपर आ जाती है। तो जब आप इनके फिलामेंटस स्ट्रक्चर को अलग अलग करेंगे उस स्कम में से, तो आपको उसमें एक लेयर सबस्ट्रेटम की भी दिखाई देगी। तो स्कम की वजह से भी के तरीके से भी मिलते हैं। अगर इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हमने सेल के बारे में तो बताया है, प्रोकैरियोट होता है, लेकिन बेसिकली इसे हम कैसे बांट सकते हैं? यूनिसेलुलर में, उसके बाद कॉलोनियल फॉर्म में। कॉलोनियल फॉर्म में भी हम बांट सकते हैं कि जो कॉलोनी है वो कैसी है, नॉन फिलामेंटस है। नॉन फिलामेंटस है मतलब कि वो रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबिकल हो सकती है। तो रेक्टेंगुलर तब होती है जब व्हेन द डिवीजन अकर्स इन टू प्लेन। डिवीजन यानी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और उनमें डिवीजन दो प्लेन में हो रहा है, तो वो रेक्टेंगुलर हो जाएगी। और अगर थर्ड प्लेन में भी हो रहा है तो वो क्यूबिकल हो जाएगी। अगर रैंडम डिवीजन हो रहा है तो वो स्फेरिकल हो जाएगी। तो ऐसे तमाम इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे रेक्टेंगुलर का ही मैं आपको बता दूं, मेरिस्मोपीडिया, इसकी कॉलोनी रेक्टेंगुलर होती है। क्यूबिकल का एग्जाम्पल है यूकैप्सिस, एंड स्फेरिकल का है एफेनोकैप्सा। फिर क्या हो सकता है कॉलोनियल फॉर्म? फिलामेंटस, यानी सेल्स हैं लेकिन वो एक सीरीज में अरेंज है। ये जो सेल्स अरेंज हैं, हो सकता है कि इनके वॉल आपस में टच करते हो, या हो सकता है कि ये केवल एक शीट की वजह से, जो कि म्यूसिलेजिनस शीट है, उसकी वजह से ये एक साथ फिलामेंट के रूप में लगे हुए हो। तो फिलामेंटस भी दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 अनब्रांच्ड एंड नंबर 2 ब्रांच्ड। ब्रांच्ड में भी दो प्रकार मिलते हैं। नंबर 1 यूनिसीरिएट एंड नंबर 2 मल्टीसीरिएट। ये जब आपने एल्गी के पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि यूनिसीरिएट मल्टीसीरिएट क्या है। यूनिसीरिएट का मीन्स सिंगल फिलामेंट है, जो बॉडी है मेड अप ऑफ रोज अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर। सेल्स जो है एंड टू एंड जुड़े हैं, लेकिन वो एक ही नंबर ऑफ जो फिलामेंट बना रहे हैं वो एक है। लेकिन अगर वो बहुत सारे फिलामेंट से मिलकर बना हो, उसकी एक्सिस मान लीजिए ये है, एक ये एक्सिस है जिसमें कि बहुत सारी फिलामेंट्स हो, तो वो मल्टीसीरिएट होता है। सीरियल माने एक लाइन से जो मल्टी हो या यूनी हो।
तो कुछ जो एडवांस मेंबर्स हैं वो मल्टी सीलिएट होते हैं, जैसे स्टाइगोनीमा। स्टाइगोनीमा जो है वो ब्रांच्ड होता है और मल्टी सीलिएट होता है। हैप्लोसाइफॉन ये ब्रांच्ड होता है लेकिन यूनिसीलिएट होता है। इसी ब्रांच्ड अनब्रांच्ड में एक स्यूडो ब्रांचिंग भी होती है। स्यूडो ब्रांचिंग में क्या होता है कि मान लीजिए यहां से एक टीयरिंग हो गई और सेल की ग्रोथ इस दिशा में हो गई। जब सेल की ग्रोथ इस दिशा में हो गई तो इस सेल से चूंकि ग्रोथ हुई है इसीलिए ट्रू ब्रांचिंग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इस प्रकार से सेल्स लगे हुए हैं शीथ में। देखिए शीथ जरूर होती है, चूंकि म्यूसिलेज प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए शीथ होती है। ये एक सेल मर गई और यहां पर मरने के बाद एक परफोरेशन हो गया और ये वाली सेल ग्रो करके इस प्रकार और ये वाली सेल ग्रो करके इस प्रकार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बेसिकली बाहर से हमें क्या लग रहा है, बाहर से हमें लग रहा है कि ये ब्रांच निकली हुई है, मगर ये ब्रांच किसी भी फिलामेंट्स का हिस्सा नहीं है बल्कि ये वहां से मुड़ गई है। तो पूरे फिलामेंट में तो इस तरीके से हमें ब्रांचिंग दिखाई देती है, लेकिन वो ट्रू ब्रांचिंग नहीं होती जैसे कि यहाँ थी। यानी इस प्रकार से अगर एक सेल है तो इस प्रकार उसमें एक आइडेंटिशन बने और यहाँ से एक नई ब्रांच स्टार्ट हो, तो ये ट्रू ब्रांचिंग है और ये सूडो ब्रांचिंग है। तो सूडो ब्रांचिंग का उदाहरण है साइटोनीमा। साइटोनीमा फॉल्स ब्रांचिंग, सूडो ब्रांचिंग एंड स्टाइगोनीमा ट्रू ब्रांचिंग। तो ये कुछ इनका रेंज था थैलस का, जिसको कि अभी आपने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सेल का क्या स्ट्रक्चर है। तो सेल के स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि म्यूसिलेज होता है। म्यूसिलेज जो प्रोड्यूस होता है वो शीथ बनाता है। तो हम दो प्रकार के स्ट्रक्चर देखते हैं, एक जिसमें शीथ दिखाई देती है खूब बढ़िया, एक जिसमें नहीं दिखाई देती है। तो जिनमें नहीं दिखाई देती है उन मेंबर्स के थैलस को तो हम ट्राइकोम बोलते हैं, और जिसमें शीथ दिखाई देती है उन मेंबर के थैलस को हम फिलामेंट बोलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, फिलामेंट क्या है, जिसमें शीथ प्रेजेंट है, और ट्राइकोम क्या है, जिसमें शीथ प्रेजेंट नहीं है। तो शीथ बेसिकली अगर शीथ का भी कंपाउंड देखें तो वो पेक्टिन मटेरियल का बना होता है। पेक्टिन का क्या रोल है, मतलब इसका फीचर क्या है, ये पानी में जल्दी से घुल जाता है। तो चूंकि जल्दी से घुल जाता है तो ये स्लिपरी स्ट्रक्चर बनाता है, जो सरफेस होगा वो स्लिपरी हो जाएगा। और म्यूसिलेज भी जब प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है, पानी को अपने में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि डेसिकेशन या ड्राई पीरियड आ जाए तो पेरिनेटिंग बॉडीज जो बनती है उसमें म्यूसिलेज ज़्यादा होने की वजह से सेल्स उसमें उपस्थित वाटर को बहुत दिन तक यूज़ करते रहते हैं। तो पेक्टिन और म्यूसिलेज शीथ के हिस्से हैं। तो हम सेल का स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमको सबसे ऊपर
एक शीट दिखाई देगी जो कि म्यूसिलेज और पेक्टिक मटेरियल की बनी होगी, जो काफ़ी चौड़ी हो सकती है और इतनी कम भी हो सकती है कि वो दिखाई न दे, चूंकि उसमें म्यूसिलेज की मात्रा कम होकर पेक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो पेक्टिन जल्दी जल्दी घुल जाता है, इसलिए कभी कभी माइक्रोस्कोप में हमको वो शीट दिखाई नहीं देती है। जैसे ऑस्लेटोरिया में कोई शीट नहीं दिखाई देती है आसानी से, इसलिए हम ऑस्लेटोरिया के थैलस को ट्राइकोम बोलते हैं। और अगर लिंजबिया है या नॉस्टॉक है तो उसमें शीट दिखाई पड़ती है, इसलिए हम उनको फिलामेंट बोलते हैं। तो एक ये शीट होती है जो सबसे बाहरी हिस्सा है किसी भी सेल का। उसके बाद सेल वॉल होती है। उस सेल वॉल को पहले तो नहीं जानते थे कि ऐसा होता है, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुई तो ये पता चला कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर पहली लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं L1। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होती है, यानी इलेक्ट्रोमाइक्रोग्राफ में ये ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई देगी, यानी है यहाँ पर लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद जो हमें दिखाई देती है वो क्या है, L2, यानी ये जो रीजन है ये L2 का है, जो थोड़ी सी चौड़ी होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है, इसलिए वजह से इसमें हमें एक लेयर दिखाई देती है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। तो ये कौन सी लेयर हो गई, L2 में हमें जो सेल वॉल मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, जैसे क्या होता है, म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरेमिक एसिड। तो म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरेमिक एसिड, इसमें इसके केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। हम कभी कभी ग्लूकोसामीन भी बोल देते हैं उन्हें, क्योंकि उसमें ग्लूकोज के मॉइटीज के साथ 4 स्पेशल एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड एक नेटवर्क बनाते हैं। L1 के बाद फिर से एक इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो दिखाई नहीं देती है, L3। और फिर से इसके बाद एक L4 लेयर होती है जो अनडुलेटेड होती है, यानी उसमें फोल्डिंग्स होती हैं, और वो इस तरीके से एक L4 लेयर। तो ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर है L1 तक, ये सेल वॉल बनाता है। इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो हिस्सा है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, जो जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें होमोजीनियस ही दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें इस तरीके से बहुत सारे फोटोसिंथेटिक लैमेली दिखाई देते हैं, जो कि बाहर ऐसे तो पूरे सेल में फैले रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो क्रॉस वॉल के पास या बाहर की तरफ होते हैं, ताकि उन्हें आसानी से लाइट मिल सके।
तो उसमें क्या स्पेशल चीज़ है कि ये एक थाइलेकॉइड लैमेली है, बड़ी बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे पर पैरेलली स्टैक होकर के ग्रैनम नहीं बनाते। यही प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये होगा लेकिन ये आपस में एक दूसरे से सुपरपोज होकर के कोई भी थाइलेकॉइड ग्रैनम लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। इन सब के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर और मिलते हैं जिन्हें हम ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, जो अंदर की तरफ ज्यादा होंगे यहां कम होंगे। These are the ribosomes. राइबोसोम्स हैं जो स्कैटर्ड अवस्था में मिलते हैं। फिर जो ग्रेन्यूल्स हैं उनमें नंबर 1 ग्रेन्यूल है, छोटे छोटे मिलते हैं जो है अल्फा ग्रेन्यूल्स। ये ज्यादातर फोटोसिंथेटिक लैमेली के चारों तरफ मिलते हैं, ज्यादा संख्या में, संख्या ज्यादा होती है लेकिन राइबोसोम से कम होती है। और ये बाहर की तरफ फोटोसिंथेटिक लैमेली की तरफ ज्यादा मिलते हैं। इनके बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है कि अल्फा ग्रेन्यूल्स करते क्या है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि रेस्पिरेटरी नेचर होता है। इस अल्फा ग्रेन्यूल्स के बाद उससे कम अवस्था में कुछ और ग्रेन्यूल्स भी मिलते हैं जिन्हें हम बीटा ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये वाले क्या हो गए, अल्फा ग्रेन्यूल्स, और ये वाले क्या हो गए, बीटा ग्रेन्यूल्स। तो ये थोड़े कम नंबर्स में होते हैं लेकिन फिर भी ये स्कैटर्ड होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं अल्फा ग्रेन्यूल से। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है कि कुछ कुछ बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स भी मिलते हैं जिसे हम स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। कुछ लोग इसे माइटोकॉन्ड्रियल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, लेकिन अभी भी इनका एग्जैक्ट नेचर नहीं मालूम है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स। ठीक है। फिर बीच में जब हम सेंटर में पहुंच जाते हैं तो यहां पर एक बहुत ही लॉन्ग एक्सटेंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इसका एक क्रोमेटिक मटेरियल होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल इसका होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसमें कोई जो है हिस्टोन वगैरह नहीं होते हैं। तो जो इसे आप सिंगल क्रोमोसोम या सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल मान सकते हैं। तो सिंगल नेकेड होता है, इसमें दे आर डिवाइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। इसी के आसपास यानी जेनेटिक मटेरियल के पास कुछ पॉलीहेड्रल बॉडीज मिलती हैं। कुछ पॉलीहेड्रल बॉडीज मिलती हैं जिनका की नेचर और फंक्शन अननोन है कि ये क्या है, पॉलीहेड्रल बॉडीज। तो अगर हम इसे देखें तो ये एक
अल्ट्रा स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का। अब इन्हीं थैलेकॉइड्स में पिगमेंट्स मिलते हैं। वो पिगमेंट्स यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हम जानते हैं कि क्लोरोफिल ए है, कैरोटीन है, कैरोटीन्स हैं, कैरोटीनॉल्स हैं, जिसे हम ज़ैंथोफिल्स भी कहते हैं, और स्पेशल टाइप के और मिलते हैं, फाइकोबेलेट्स। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आज के लिए अभी एक लेक्चर हम इतने पे रोक देते हैं। इसके बाद हम आपको इसका स्पेशल और कैरेक्टर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।